इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग को सिर्फ वोट परसेंटेज बताने में 11 दिन लग गए हैं और अब पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर विपक्ष ने आखिरकार क्या गंभीर सवाल उठाए। आज आपको जान लेना चाहिए वोट परसेंट में ये अंतर आखिरकार क्यों आया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईसी को परसेंटेज बताने में 11 दिन क्यों लग गए। दूसरा, विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो सब मैं आपको, जिन जिन नेताओं ने आरोप लगाए हैं वो सब आपको बताने वाली हूं। तीसरा, 2019 और 2024 के डेटा में क्या अंतर है कि ईसी के आंकड़ों पर अगर सवाल उठ रहा है तो 2019 से हम कंपेयर करेंगे कि आखिरकार ये डिफरेंस क्या आ रहा है। और चौथा है बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार आखिरकार क्या है। पांचवा, चुनाव आयोग ने अपने नियम क्यों बदल दिए हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहले पॉइंट में आपको देखना है कि ईसी को परसेंटेज बताने में क्या 11 दिन आखिरकार क्यों लग गए। तो देखिए, पहला जो चुनाव का चरण हुआ था वो 19 अप्रैल को होता है लोकसभा इलेक्शन का, दूसरा होता है 26 अप्रैल को। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल आंकड़ा दिया है वोटर टर्नआउट का, यानी कितने वोट्स पड़े हैं, परसेंटेज जो बताई है, वो जो फाइनल आंकड़ा है अपनी वेबसाइट पर 30 अप्रैल को दिया है। यानी अगर मैं 19 अप्रैल से देखती हूं तो 11 दिन लग गए और 26 से देखती हूं तो 4 दिन लग गए। अब इसी बात को विपक्ष ने उठा दिया है कि जो चीज 24 घंटे में, एक दिन में, इनफैक्ट उसी दिन परसेंटेज आ जाती है, तो आपको फाइनल आंकड़ा देने में इतनी क्यों देर लग गई, 11 दिन किस चीज में लग गए। तो इसमें उनके तो आरोप हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो गई हो। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब दे, हमें तो भरोसा नहीं है। देखिए, पहले चरण में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आंकड़ा फाइनल हुआ है, क्या बताया गया है कि पहले चरण में 66.14% होता है, दूसरे चरण में 66.71%। और ईसी ने, अच्छा इसमें एक और चीज है कि इस बार ईसी ने क्षेत्र के हिसाब से ना तो टोटल वोटर्स बताए हैं, ना ही ये बताया है कि पिछली बार जो एक कंपैरिजन करता था ईसी पहले, इस बार जो इनका प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग है। और इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ईसी ने क्षेत्र के हिसाब से नहीं बताया है और 24 घंटे में जो चीज आ जाती है, एक दिन में आ जाती है, उस पर आखिरकार 11 दिन लग गए क्यों। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे अगर आप, लेकिन इसमें पहले आप ये देख लीजिए कि पहला पुरुष जो आंकड़े आए हैं उसमें पुरुष का तो कितना आया है 66%, महिला के 66%। दूसरे चरण में जो अगर मैं बात करती हूं तो 66.99%, महिला के 66.42%। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भैया जब हमने देखा था, जब ये पहला और दूसरा चरण हुआ था, तब तो वोटिंग परसेंटेज कम थी, लेकिन अब अचानक से फाइनल आंकड़ों में ये बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया है। 2019 की अगर मैं बात कर लेती हूं तो 69.43% था पहले चरण का और 69.44% था दूसरे चरण का। और इसमें भी आखिरकार 1 या 2 दिन में फाइनल आंकड़ा इसी की वेबसाइट पर आ गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2019 और अगर 2024 को मैं कंपेयर करती हूं तो देखिए 3 से 4% का डिप है। अब ये क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब दूसरा, थोड़ा सा और टेक्निकलिटी इस मुद्दे की जान लीजिए कि आखिरकार विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए। देखिए, येचुरी, टीएमसी, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के हैं, योगेंद्र यादव, प्रियंका गांधी, उद्धव, कपिल सिब्बल, इन सब ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मैं शुरुआत करती हूं जयराम रमेश से। ये कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद 11 दिन और दूसरे चरण के बाद 4 दिन की पूरी तरीके से अस्वीकार्य देरी के बाद चुनाव आयोग ने अंततः मतदान प्रतिशत का डेटा जारी किया है। अब इसमें उन्होंने 3 मुद्दे उठाए हैं कि हर लोकसभा में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और उन लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों को आयोग द्वारा मतदान के डेटा के साथ जारी नहीं किया गया है, जैसा कि आमतौर पर पहले किया जाता था। दूसरा, न केवल वोट प्रोपोर्शन बल्कि वोटों की संख्या का विवरण, जैसा कि आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया कि भैया सिर्फ परसेंटेज बता दिया है, आप आंकड़े यानी नंबर्स नहीं बता रहे हो जिससे हम क्रॉस चेक कर चुके हैं। तो ये जो है जयराम रमेश बता रहे हैं, इस तरह का डेटा समय के साथ तुलना के लिए आवश्यक होते हैं। मतदान के आंकड़ों को एक ही प्रारूप में जारी करने में आयोग की विफलता इस मूल उद्देश्य के खिलाफ है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे डेटा के जरिए राजनीतिक खेल नहीं खेले जा रहे हैं। तो देखिए, पूरा जो इनका संकेत है वो बीजेपी के ऊपर है कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ी कर दें ये लोग। अब देखिए आगे आइए, डेरेक ओब्रायन, ये टीएमसी के हैं, इंपॉर्टेंट 4 days after phase 2 ends, Election Commission releases final voting figures, a bump up। अभी 5.75% जो उस दिन थे आंकड़े और जब फाइनल आया 11 दिन बाद,
तो उसमें देखिए लगभग 6% का इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि आपने भी आरोप सुने होंगे कि ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन देखिए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अचानक से 6% बढ़ावा आ जाता है। तो ये देखिए, फ्रॉम व्हाट ईसी रिलीज 4 days अगो, इज दिस नॉर्मल क्वेश्चन मार्क, व्हाट एम आई मिसिंग हियर। फिर आगे बढ़ जाइए, सीताराम येचुरी ने बकायदा उन्होंने जो इलेक्शन डेटा है वो शेयर करके ये बात बताया है और सेम बात बोली है। देखिए, परसेंटेज आर मीनिंगलेस अंटिल द फिगर इज नोन, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच पार्लियामेंट्री इज नॉट पुट आउट। तो ये पूरा उन्होंने ट्वीट करके बताया है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अब अगर मैं आपको पहले बता देती हूँ, तीसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि आरोप ये लगाए जा रहे थे कि इस बार वोटर्स का उत्साह नहीं है, इस बार बीजेपी की जो ये लहर है वो थम गई है, तो इसलिए लोग आकर वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वोट परसेंटेज जो है कम आ रहा था। एनडीए को घाटा हो सकता है, विपक्ष के बदलाव, क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं लोग, इसलिए विपक्ष की तो बल्ले बल्ले है और विपक्ष जो है बदलाव ला रहा है। ये सारे आरोप लग रहे थे कि जब वोटिंग परसेंटेज कम आया था, लगभग 60% आया था, अब इन लोगों का ये दावा है कि ईसी के फाइनल आंकड़ों में 6% का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो आप इलेक्शन करके इलेक्शन कमीशन ये बताए, पीसी करके ये इलेक्शन कमीशन बताए कि आखिरकार ये मामला क्या है और ये देरी क्यों हुई है। देखिए, हीट वेव भी एक बताया गया कि क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा है तो लोग वोट देने आ नहीं रहे हैं, ईसी ईवीएम पर अब भरोसा ही नहीं रहा लोगों को। ये भी एक आरोप लगाए गए थे विपक्ष की तरफ से कि इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो ईसी ईवीएम पर मोदी जी पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं और इसमें इस बार विपक्ष की जीत होने वाली है। तो क्या इस पे सवाल यही उठा रहा है विपक्ष कि वोटिंग परसेंट में 6% का इजाफा करके कहीं पीछे से कोई खेल तो नहीं हो गया है। देखिए, चुनाव आयुक्त पर भी बवाल हुआ था और बार बार इलेक्शन कमीशन की ये जो चुनाव आयुक्त हैं जो कि डिसाइड करते हैं कैसे चुनाव होने हैं, और आपको पता होगा विपक्ष ने बवाल किया था कि कैसे वो जो कमेटी है उससे सीजीआई को हटा दिया गया था और एक केंद्रीय मंत्रियों को ला दिया गया था। ये पूरा बवाल मैंने आपको अपने शो में बताया था, तब भी इस पे क्वेश्चन मार्क उठा था इलेक्शन कमीशन पर, और विपक्ष ही था जो कह रहे हैं कि अब हमें किसी भी संस्था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, हमको तो भरोसा नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि 2019 और 2024 के डेटा में आखिरकारी डिफरेंस क्या है, कि 2019 की तस्वीर क्या थी, 2024 की तस्वीर क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले आप ही देखिए, योगेंद्र यादव का ये ट्वीट था और वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 35 साल से राजनीति, चुनावों और इन सब की स्टडी कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि ये 3 से 5% पॉइंट का जो ये इनिशियल, यानी जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन, और जब ये फाइनल आंकड़ा आया है वो एबनॉर्मल है। वॉट इज अनयूजुअल एंड वरिंग अबाउट दिस टाइम इज दैट डिले ऑफ 11 days, इन्होंने भी ये बात बता दी। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट एंड वोट्स पोल्ड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए 2019, 27 अप्रैल 2019, तो आप इसमें साफ देख सकते हैं कि इसमें पूरे नंबर्स बताए गए हैं। इधर लिखा गया है पार्लियामेंट्री, जैसे ये अंडमान का एग्जाम्पल ले लीजिए, लिखा गया अंडमान एंड निकोबार, फिर टोटल इलेक्टर्स नंबर्स में, टोटल वोटर, फिर 2014 का टर्नआउट लिखा हुआ है परसेंटेज में, फिर 2019 का लिखा हुआ है टोटल इलेक्टर, टोटल वोटर, और ये आंकड़े लिखे हुए हैं, और फिर जाके परसेंटेज बताई गई है 65, और चेंज कितना आया है 2014 से वो भी। तो देखिए कितने सिलसिलेवार तरीके से और कितने अच्छे से इसको पूरा पोर्ट्रे किया गया है। तो अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, जब 2019 के आंकड़ों में आपने नंबर्स डाले थे तो इस बार आपने ना तो टोटल वोटर्स बताए ना टोटल वोट बताए, तो आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये पिछली बार का जो डेटा आपने दिखाया था और जो 2024 का दिखाया, सिर्फ आपने परसेंटेज बता दी है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कितने परसेंट, तो आखिरकार जनता को, हमको कैसे पता चले कितने वोटर्स हैं, कितने क्या है। तो ये जो सामने आपको आके इसका पूरा निपटारा करना चाहिए। देखिए, ये मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये तो आपने देख लिया 2019 का, अगर आप यही 2024 का देखते, जैसे असम का ले लीजिए कि नंबर ऑफ पीसीज 5, मेल परसेंटेज 81, फीमेल 81, अदर 16 और टोटल 81, तो सिर्फ ये वोट परसेंटेज है। लेकिन इसमें पूरा डेटा बताया गया है कि अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो यही डिफरेंस है 2019-2024 में, यही डिफरेंस है। देखिए, ये जो है ये 13 स्टेट्स 88 पूरी जो सीटों पर हुआ था, ये फेज सेकंड का है और फेज फर्स्ट का है। इसमें भी आप देख लीजिए कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे डिफरेंस बताया गया है कि कहाँ कहाँ कम हुई है, कहाँ कहाँ ज़्यादा हुई है। लेकिन तो देखिए, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। पहले हम तीसरे पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहले चरण के दिन 60% वोटिंग आती है शाम को, आंकड़ा जो आता है, और अब 11 दिन बाद आ जाता है 66। दूसरे चरण के चुनाव में देख लीजिए, उसमें 60% तो शाम तक आती है
और फाइनल आ जाता है 66.7%। तो देख रहे हैं 6% का जो अंतर है वो आखिरकार कैसे आ गया, विपक्ष इसी पे सवाल उठा रहा है। और तो और इन्होंने ये भी बोला है कि पर्चियों के वक्त भी इतना टाइम नहीं लगता था, 11 दिन तो बिल्कुल ही नहीं लगते थे। ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। पर्चियों से जब बैलेट पेपर से भी हो जाते थे ना, तभी भी उसी दिन या अगले दिन पूरा आंकड़ा आ जाता था कि आखिरकार कितने % वोट पड़े हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, मैंने अपने पहले शो में भी बताया है कि जो ईवीएम होता है, जो कंट्रोल यूनिट होती है, उसमें आप बटन दबाते हो और आपको पता चल जाता है कि आखिरकार कितने वोट पड़े हैं। रिजल्ट नहीं पता चलता, लेकिन टोटल का बटन दबाते आपको पता चल जाता है कि आखिरकार कितने रजिस्टर वोट हुए हैं। तो इन सबको जोड़ने में 11 दिन कैसे लग गए। अच्छा, अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आंकड़ा आया है, उसमें से मैं कुछ आपको हाइलाइट्स बता देती हूँ। सामने मैंने आपके लिए टेबल रख रखी है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 3 राज्य कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो देखिए, पहले नंबर पे है आपका लक्षद्वीप, ये आपको सामने दिख रहा होगा। लक्षद्वीप देखिए 84%। दूसरे पर आ जाता है आपका त्रिपुरा और तीसरे पर आ जाता है वेस्ट बंगाल। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है और इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग वहीं पे हुई है। और अगर आप कम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो बिहार में देखिए सबसे कम हुई है 49%। ये मैं पहले फेज की बात कर रही हूँ, जो इलेक्शन कमीशन का फाइनल आंकड़ा है। फिर आप देखेंगे, ये देखिए राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम, इधर सब में कम वोटिंग हुई है। इनफैक्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, जो कि बड़े राज्य माने जाते हैं, तो उसमें भी कम वोटिंग परसेंटेज हुई है। और अगर मैं आपको ये दूसरा दिखा देती हूँ फेज सेकेंड, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो हुई है आपकी मणिपुर में। और मणिपुर में आप देख लीजिए रीपोलिंग भी हुई है। वहाँ पर एक ही सीट पर 2 बार ही चुनाव हुआ और जो 19 अप्रैल को चुनाव होना था वो वापस 22 को हुआ, क्योंकि 19 वाला वायलेंस की वजह से उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मणिपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है 84%। फिर आप देख लीजिए त्रिपुरा में ज़्यादा होती है। फिर आप देख लीजिए असम में ज़्यादा होती है। सारे पूर्वोत्तर के इलाके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। लेकिन ये बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके आंकड़े देखिए 55%, 65%, 62, 58, 59। ये जो हिंदी राज्य हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है। और इसी आंकड़े के आधार पर विपक्ष ये कह रहा है कि लोगों में उत्साह नहीं है। यहाँ पर जिधर भी मोदी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, तो लोगों में उत्साह नहीं है अब उनको वोट देने के लिए। और ये जितने भी वोट पड़े हैं वो विपक्ष के हिसाब से पड़े हैं। तो 400 का तो नारा इस बार पूरा नहीं होने वाला है, ये विपक्ष का कहना है। सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं। इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब चौथा पॉइंट है कि बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार क्या है। तो देखिए, बीजेपी यही कह रही है कि विपक्ष को हारने की हताशा है। जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन वाह 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 वाह, और अगर नहीं जीतते हैं तो ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, ईडी खराब, सीबीआई खराब। तो ये विपक्ष का हमेशा का है, कोई नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम वीवीपैट पर जो इन लोगों ने याचिका डाली थी उस पर भी फटकार पड़ी है कि आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप संस्थाओं पर सवाल उठाते हो, तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है, लोगों में उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि आप गलत चीजें फैलाते हो। बीजेपी 400 पर और विपक्ष का ईवीएम गान कि इस बार तो बीजेपी 400 पार कर रही है और ये विपक्ष यही कहता रह जाएगा ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब। देखिए, गौरव भाटिया का ये मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है कि उन्होंने क्या कहा है, और वही चीज कही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये विपक्ष की हताशा और घबराहट को दर्शाता है। अब देखिए, 5वां पॉइंट देख लीजिए कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम क्यों बदल दिए हैं। आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कुछ नए निर्देश दिए। उसमें से 2 बड़े निर्देश ये थे कि सबसे पहले तो ये जो सिंबल वाली यूनिट्स हैं, आप उनको भी 45 डेज के लिए स्ट्रांग रूम में रखोगे। और दूसरा, अगर किसी को ईवीएम पे शक है तो आके उसकी माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है उसको निकलवा ले और उसको चेक करा ले, लेकिन खर्चा वही करे। और अगर गड़बड़ी निकलती है ईवीएम में तो फिर आपका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। तो ये 2 नए आदेश दिए थे। और इलेक्शन कमीशन ने देखिए 23 घंटे पहले की यह खबर है कि उन्होंने नए प्रोटोकॉल्स बताए हैं कि कैसे सिंबल लोडिंग यूनिट्स को आप नए तरीके से स्ट्रांग रूम में रखना है। तो ये प्रोटोकॉल्स की उन्होंने लिंक भी दी है और ये 2 नए नियम हैं जो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा चल रही थी, उस पर सुनवाई हुई और ये 2 नए नियम इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए गए और अब इस पे काम होना भी शुरू हो गया है।
तो देखिए, मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए हैं कि आखिरकार विपक्ष क्या कह रहा है और बीजेपी क्या कह रही है, कि ये जो आपके दिमाग में चीज़ें बिठाई जा रही हैं, इसके बारे में सोचना आपको है, क्योंकि ये जो पब्लिक की आंख होती है, जो पब्लिक है, वो सब कुछ जानती है और आपको सोच समझकर वोट देना है। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन का इस पर जवाब नहीं आया है कि 11 दिन की देरी क्यों हुई। अब जब जवाब आएगा तो आपको वो भी बताया जाएगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।